बात है साल 1871 की। बंगाल सिविल सर्विस के अधिकारी GRC विलियम्स बतौर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट देहरादून पहुंचे। इस बेहद खूबसूरत घाटी और यहाँ के समाज को बारीकी से देखने के बाद उन्होंने इसे आधिकारिक तौर से दर्ज करना शुरू किया। लोकगीतों से लेकर स्थानीय परंपराओं तक और छावनियों के दस्तावेजों से लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स तक उन्होंने सबका गहन अध्ययन किया। पूरे 3 साल की मेहनत के बाद फिर साल 1874 में उन्होंने एक ऐसा कालजयी दस्तावेज तैयार किया जिसमें दून घाटी का विस्तृत और प्रामाणिक इतिहास पहली बार दर्ज हुआ। इस दस्तावेज का नाम था मेमोयर ऑफ देहरादून। आज ये किताब एक ऐसी जादुई खिड़की बन चुकी है जिसमें झांकने से मालूम होता है कि सदियों पहले ये दून घाटी कैसी थी, कैसे यहाँ कभी हाथियों का अड्डा हुआ करता था और उन्हें पकड़ने के लिए दूर दूर से रजवाड़े बुलाए जाते थे। यहाँ की पंचायतों में फैसले होने के बाद कैसे मिठाई और शराब बांटे जाने की परंपरा हुआ करती थी। मंडवे के अलावा कैसे मछली लोगों का मुख्य भोजन हुआ करता था और कैसे शादी के समय दुल्हनें पिता को पैसे देकर खरीदी जाती थी। ये किताब दून घाटी का वो कालखंड भी दर्ज करती है जब यहाँ कुख्यात डाकुओं का आतंक हुआ करता था और जब कलवा नामक एक कुख्यात डाकू को अंग्रेजों ने मारकर उसका कटा हुआ सर परेड ग्राउंड में टांग दिया था। फिर वो एक दौर भी रहा जब अंग्रेजों ने देहरादून को एक ऐसा शहर बनाया जिसे वो द टाउन ऑफ ग्रे हेयर एंड ग्रीन हेजेस कहा करते थे। आज के एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे दून घाटी की उसी रोमांचक इतिहास यात्रा पर जिसे कभी GRC विलियम्स ने मेमोयर ऑफ देहरादून में विस्तार से दर्ज किया था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम विस्तार। दून घाटी का इतिहास यूं तो हजारों साल पुराना है। पुराणों में इस क्षेत्र को केदार खंड का हिस्सा बताया गया है, जहां शिवालिक की पहाड़ियां भी है। शिवालिक यानी भगवान शिव की जटाएं। मान्यता है कि त्रेता और द्वापर युग में देवताओं और दैत्यों के युद्ध के बाद यहाँ सन्यासी रहा करते थे। ये भी माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर भगवान राम और लक्ष्मण भी रावण वध के बाद पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आए। राम ने ऋषिकेश में और लक्ष्मण ने तपोवन में तप किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी एकांत की तलाश में यहाँ पहुंचे थे। कुछ समय बाद उन्होंने देहरादून से 6 कोस दूर द्वारा गांव के पास तप किया। उनकी साधना के कारण ये पूरी घाटी द्रोण आश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। पौराणिक मान्यताओं से इतर देखा जाए तो दून में किसी प्राचीन शहर के होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते। इस बहस को सिर्फ इसलिए हवा मिलती है क्योंकि किंवदंती है कि हरिपुर में एक टीले के नीचे राजा रसालू नाम के एक राजा का गढ़ दफन है। लेकिन 7वीं सदी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग इस क्षेत्र में पहुंचे थे तो उन्होंने ऐसे किसी शहर के भी होने का जिक्र नहीं किया। उस दौर में पूरा दून, सहारनपुर और अंबाला का कुछ हिस्सा भी शुंग साम्राज्य में आता था। ह्वेनसांग ने सिर्फ इस राज्य की राजधानी का जिक्र किया है जो शिवालिक के दक्षिण में यमुना किनारे बसी थी। ये जगह कालसी से ज्यादा दूर नहीं थी, लिहाजा अगर यहाँ कोई बड़ा नगर होता तो उसका जिक्र उनके यात्रा वृतांत में दर्ज मिलता। ह्वेनसांग यहाँ से उत्तर की तरफ बढ़े, लेकिन हरिद्वार के अलावा और कोई जगह उन्हें ऐसी नहीं दिखी जिसका जिक्र किया जाए। ऐसे में माना यही जाता है कि उस दौर में दून एक सुनसान घाटी रही होगी, बल्कि अगले 700-800 सालों तक भी ये घाटी ऐसे ही वीरान रही। बसावट का सिलसिला यहाँ तब शुरू हुआ जब सुदूर पश्चिम से आ रहे बंजारों का एक कारवां यहाँ पहुंचा। दून घाटी का सौंदर्य देख ये बंजारे इस कदर सम्मोहित हुए कि फिर यही के होकर रह गए। इस वक्त तक ये क्षेत्र गढ़वाल राजा के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, लेकिन था अब भी पूरी तरह से उपेक्षित ही। राजा इस क्षेत्र से इस कदर अनभिज्ञ थे कि बंजारों के यहाँ बस जाने के बारे में कई सालों तक उन्हें खबर ही नहीं लगी। आगे चलकर जब उन्हें खबर हुई तो उन्होंने बंजारों को यहाँ से खदेड़ने के लिए अपनी एक सैन्य टुकड़ी को भेजा। बंजारों के मुखिया को राजा ने ये विकल्प भी दिया कि अगर वो नियमित लगान अदा कर सकते हैं तो वो यहाँ रह सकते हैं। मुखिया ने ये विकल्प स्वीकार किया और इस तरह से बंजारे दून घाटी के पहले निवासी बने। अंग्रेज इतिहासकारों से इतर लोक मान्यताओं में भी बंजारों के ही दून घाटी का पहला निवासी होने का जिक्र मिलता है। शिवालिक की तलहटी में बसे कुछ गांवों और कुओं के नाम पर बंजारा समुदाय से मेल खाना और एक पूरे क्षेत्र का नाम ही बंजारा वाला होना भी इस मान्यता को बल देता है। कहा जाता है कि दून घाटी की समृद्धि का दौर भी यहीं से शुरू हुआ। बेहद उपजाऊ जमीन और बंजारों की मेहनत ने इस घाटी को ऐसा बना दिया था कि ये सोना उगलने लगी थी। अंग्रेज इतिहासकार लोकोक्तियों के आधार पर लिखते हैं कि उस दौर में गंगा से यमुना के बीच किसी भी गांव के लोग भूल से भी अपने जानवरों को खुला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि हर तरफ फसलें लहलाती थी जिन्हें जानवर बर्बाद कर दिया करते थे।
बंजारों का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। उनके मुखिया की मौत के साथ ही उनकी समृद्धि भी जाती रही। गढ़वाल राजा ने इसके बाद कई बार लोगों को यहाँ बसाने के प्रयास भी किए, लेकिन कोई भी प्रयास उतना सफल नहीं रहा। दून घाटी फिर से सुस्त होने लगी। इसके बाद स्थितियां तब बदली जब 17वीं सदी में श्रीनगर के राजा हरकत में आए। यहीं से घाटी के प्रामाणिक इतिहास की भी शुरुआत होती है। वैसे वही दौर भी था जब दिल्ली की मुगल सल्तनत में सत्ता हथियाने को लेकर संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा संबंध दून घाटी के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। साल था 1657। शाहजहां की तबीयत कुछ बिगड़ी ही थी कि उनके बेटों में सत्ता हथियाने को लेकर मारकाट शुरू हो गई। औरंगजेब अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराकर मुगल सम्राट बन गया। दारा शिकोह लाहौर की तरफ भागे और उनका बेटा सुलेमान अपनी जान बचाते हुए पहाड़ों की तरफ भाग आया। उस दौरान राजा पृथ्वी शाह गढ़वाल के राजा थे और श्रीनगर में रहा करते थे। सुलेमान उनके दरबार में शरण लेने पहुंचा। उन्होंने शरण तो दी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे औरंगजेब के हवाले करने का मन बना लिया। अब गढ़वाल राजा ने ऐसा क्यों किया, इस पर इतिहासकारों में मतभेद मिलता है। कहीं कहा जाता है कि उन्होंने लालच में ऐसा किया, तो कहीं जिक्र मिलता है कि सुलेमान ने उनके हरम में दखल किया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने ये फैसला लिया। बहरहाल सुलेमान को जैसे ही भनक लगी कि राजा उसे औरंगजेब के हवाले करने वाले हैं, वो अपने कुछ वफादारों के साथ तिब्बत की तरफ भाग निकला। लेकिन पहाड़ों में रास्ता भटकने के कारण वो कई दिनों तक घूमता रहा और आखिरकार वापस श्रीनगर ही पहुंच गया। अब राजा ने उसे पकड़कर औरंगजेब के हवाले कर दिया। उसके पिता दारा शिकोह को औरंगजेब इससे पहले ही मार चुका था। सुलेमान को पकड़वाने के चलते राजा पृथ्वी शाह औरंगजेब के चहीते बन गए। कहा जाता है कि इसी से खुश होकर औरंगजेब ने दून घाटी उनके नाम कर दी। लेकिन GR से विलियम्स इस पर सवाल खड़ा करते हुए लिखते हैं कि दून घाटी तो पहले से ही गढ़वाल के राजा के अधीन थी, लिहाजा जो पहले से ही उनका था वो औरंगजेब उन्हें क्या देता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अपनी बादशाहत के गुरूर में औरंगजेब ने शाही फरमान सिर्फ ये दिखाने के लिए जारी किया हो कि अब दून घाटी पर कोई नजर न डाले, क्योंकि खुद मुगल बादशाह ने शाही सनद पर मोहर लगाकर इसे राजा पृथ्वी शाह को दे दिया। ये वो दौर भी था जब औरंगजेब सिख धर्म गुरुओं से युद्धरत होने लगा था। दारा शिकोह और औरंगजेब की आपसी लड़ाई में सिखों के 7वें गुरु हर राय ने दारा शिकोह का साथ दिया। लिहाजा दारा शिकोह की हत्या के बाद औरंगजेब ने गुरु हर राय को अपने दरबार में हाजिर होने को कहा। गुरु हर राय ने अपनी जगह अपने बड़े बेटे राम राय को वहां भेज दिया। औरंगजेब ने राम राय को अपने यहाँ बंधक रख लिया। फिर एक दिन उसने राम राय से गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे किसी ऐसे वाक्य की व्याख्या करने को कहा जो कथित तौर से इस्लाम से संबंधित था। औरंगजेब को खुश करने के लिए राम राय ने इस वाक्य की गलत व्याख्या की। ऐसा करके वो औरंगजेब के प्रकोप से तो बच गए, लेकिन उनके पिता गुरु हर राय ने उन्हें बेदखल कर दिया और अपने छोटे बेटे हरकिशन को अपने बाद गुरु चुने जाने के लिए नामांकित कर दिया। गुरु हरकिशन मात्र 5 साल की उम्र में सिख धर्म गुरु बन गए थे और 8 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। इस मौत के बाद भी राम राय को धर्मगुरु नहीं चुना गया, बल्कि गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु बने। कुछ साल बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की निर्मम हत्या करवा दी। राम राय को एक बार फिर अपने धर्मगुरु बनने की उम्मीद बंधी, लेकिन इस बार भी उनकी दावेदारी बेहद कमजोर रही और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु चुन लिए गए। अब राम राय बिल्कुल अलग थलग हो गए और सिखों के एक दूसरे धड़े का प्रतिनिधित्व करने लगे। जहां एक तरफ सिख धर्मगुरुओं पर औरंगजेब का कहर बरप रहा था, वहीं दूसरी तरफ राम राय को औरंगजेब का संरक्षण हासिल था। बल्कि औरंगजेब की संस्तुति पर ही राम राय ने देहरादून का रुख किया। गढ़वाल के राजा के नाम लिखी गई औरंगजेब की चिट्ठी लेकर ही राम राय देहरादून आए और फिर यहीं बस गए। गढ़वाल के राजा ने शुरुआत में 3 गांव गुरु राम राय को अपना धर्मस्थल बनाने और चलाने के लिए दिए। ये गांव थे खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। गुरु राम राय के यहाँ बसने और धर्मस्थल शुरू होने के साथ ही आधुनिक देहरादून भी तेजी से आकार लेने लगा। कुछ साल बाद राजा ने धामोवाला, मियावाला, पंडितवाड़ी और एक अन्य गांव भी उन्हें दे दिया। अब तक खुड़बुड़ा के इर्द गिर्द नगर बसने की शुरुआत हो गई थी। गुरु राम राय के देहांत के बाद उनकी पत्नी माता पंजाब कौर ने हर प्रसाद नामक एक प्रतिनिधि की सहायता से देखरेख की जिम्मेदारी संभाली। हर प्रसाद को बाद में 25 सालों तक महंत चुना गया। इसके बाद तीसरे महंत हर सेवक बने, जो प्रतिभाशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनका निधन 1818 में हुआ। अब तक दून घाटी में कई निर्माण कार्य भी हो चुके थे और देहरादून शहर को इसका नाम मिलने की नींव भी पड़ चुकी थी। जिस दून घाटी में गुरु राम राय ने डेरा डाला था, वही आगे चलकर डेरादून और कालांतर में देहरादून कहलाया। देहरादून के जल प्रबंधन का इतिहास भी बड़ा रोचक है। GR से विलियम्स अपनी किताब मेमोयर ऑफ देहरादून में लिखते हैं कि देहरादून की नहरों का निर्माण गुरु राम राय की पत्नी माता पंजाब कौर और रानी कर्णावती
दोनों के नाम से ही जोड़ा जाता है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण ये मिलते हैं कि देहरा और राजपुर के बीच बसे गांवों की जमीन की उर्वरता को बनाए रखने के लिए ये नहरें रानी कर्णावती ने बनवाई थी। इसलिए नहरों का निर्माण गुरु राम राय के देहरादून आगमन से भी पहले का माना जाता है। पंवार वंश की वीरांगना रानी कर्णावती पर 12 मासा की एम्पायर सीरीज में एक विस्तृत प्रोग्राम किया गया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। बहरहाल, उधर गढ़वाल राजवंश में राजा फतेह शाह की मौत के बाद गद्दी पर उनके पुत्र प्रदीप शाह बैठे, जिनकी उम्र तब सिर्फ 5 साल की थी। प्रदीप शाह का शासनकाल काफी लंबा रहा और इस दौरान दून घाटी ने भी समृद्धि और खुशी देखी। यहाँ के लोग ज्यादा मेहनत किए बिना भी भरपूर फसलें उगाते थे। कम कर वाली व्यवस्था के बावजूद भी राजस्व की आमदनी अच्छी खासी थी। साल 1786 में सिर्फ जमीन के राजस्व की वसूली 94,346 तक पहुंची थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी राशि थी। दून घाटी की समृद्धि आसपास के शासकों को भी ललचाने लगी थी। मुगल साम्राज्य के अमीर उल उमरा यानी सेनापतियों के सेनापति और सहारनपुर के गवर्नर नजीब उद दौला की नजर दून घाटी पर थी। उसकी सेना ने तब शिवालिक की पहाड़ियों को पार किया और बिना किसी बड़े प्रतिरोध के दून घाटी पर कब्जा कर लिया। ये पूरा दौर दून घाटी के लिए बेहद उथल पुथल वाला रहा। कभी सहारनपुर से तो कभी पंजाब से हमले होते रहते। सबसे पहला दर्ज सिखों का हमला 1733 ईस्वी में हुआ। उस वक्त बुगेल सिंह और उसके लुटेरे साथियों ने पहले सहारनपुर उजाड़ा। गंगा किनारे उन पर अवध के नवाब वजीर आसफ उद दौला की फौज ने रोक लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें से एक बड़ा जत्था उत्तर की तरफ मुड़कर शिवालिक पहाड़ियां पार करके सीधा दून घाटी में घुस आया। यहाँ पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। स्थानीय लोग डर से इधर उधर भाग गए। जिनके पास कीमती सामान था वो सब सामान गुरुद्वारे में रख आए। लोगों की ये चाल काम आई क्योंकि लुटेरे सिखों ने गुरुद्वारे को हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि आसपास के घरों को लूटते हुए उन्होंने कई गांवों में आग लगा दी थी। दून घाटी के इतिहास में एक अहम पड़ाव तब आया जब राजा प्रद्युमन शाह की मृत्यु के बाद 1804 में गोरखाओं ने दून घाटी पर कब्जा कर लिया। उनका यहाँ शासन 1816 तक चला। इस काल को गोरखानी नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में आप विस्तार से 12 मासा के इस कार्यक्रम को देखकर जान सकते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। सुगोली संधि के बाद गोरखाओं को दून घाटी खाली करनी पड़ी और ये इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गया। इसी के साथ ब्रिटिश प्रशासन ने पहली बार देहरादून में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देहरादून के प्रशासन से जुड़ी पहली हिदायतें 20 जनवरी 1816 को दी गई। सरकार के न्याय विभाग की तरफ से मिस्टर ग्रिंडल को पत्र भेजा गया, जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए कि वो गढ़वाल के सेटलमेंट कमिश्नर मिस्टर फ्रेजर से जिले का कामकाज संभाले। साथ ही सहायक कलेक्टर मिस्टर चैम्बरलिन के साथ मिलकर पुलिस व्यवस्था और राजस्व प्रबंधन की योजनाएं बनाएं। साल 1822 में मिस्टर शोर और मिस्टर ग्रिंडल को देहरादून में संयुक्त मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद ही नवादा गांव के पास डाकुओं के एक गिरोह ने हमला किया और कई गांव लूटकर भाग गए। कलवा नाम के एक डाकू का उस दौर में आतंक हुआ करता था। उसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। अंग्रेज अफसरों को तो ये तक भी लगता था कि असल में कलवा कोई है ही नहीं और ये सिर्फ एक गढ़ा हुआ किरदार है, क्योंकि उसे कभी किसी ने नहीं देखा था। लेकिन हकीकत ये थी कि जिसने भी कलवा को देखा था वो खौफ के चलते कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करता था। कलवा और उसके जैसे अन्य डाकुओं के आतंक के चलते ब्रिटिश प्रशासन को इस नए इलाके में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दून घाटी की लगभग 50 मील लंबी सीमा को महज 36 कमजोर हथियारों से लैस सिपाहियों के सहारे सुरक्षित रखना असंभव था। सितंबर 1824 में डाकुओं ने खुला विद्रोह करते हुए पुलिस चौकी पर हमला किया और 5 दिन बाद भगवानपुर कस्बे को लूट लिया। लूटपाट की इन घटनाओं ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। इन हमलों से निपटने के लिए फिर रेजिमेंट के सिपाहियों की संख्या को बढ़ाकर 1000 कर दिया गया था। इनमें से 150 सिपाही सहारनपुर किले में तैनात थे और बाकी देहरादून छावनी में डटे हुए थे। इसी बीच मिस्टर शोर ने घाटी की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सुझाव दिया कि लच्छीवाला से लेकर हरिद्वार के पास मोतीचूर पहाड़ी तक गोरखा चौकियों की स्थायी लाइन बनाई जाए ताकि अचानक होने वाले हमले रोके जा सके। लेकिन जब तक इस योजना को मंजूरी मिली तब तक हालात काफी हद तक शांत हो चुके थे और इसकी तुरंत जरूरत नहीं रही। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा कि सबसे कुख्यात डाकू कलवा अब तक मारा जा चुका था। उसे मारने के बाद अंग्रेजों ने अपना डर बनाने के लिए उसके काटे हुए सिर को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके कई दिनों तक परेड ग्राउंड में टांगे रखा था। कलवा और उसके जैसे ही अन्य डाकुओं की विस्तृत कहानी हम जल्द ही आपको एक नए एपिसोड में सुनाएंगे। साल 1825 में दून घाटी के प्रबंधन में और अहम बदलाव हुआ।
जब दून घाटी को औपचारिक रूप से कुमाऊं प्रांत से जोड़ दिया गया। इसके बाद मिस्टर शोर सीधे कमिश्नर GW ट्रेल के अधीन काम करने लगे। अंग्रेजों ने दून घाटी की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए भी काम किया। यहाँ तब जमीन के नीचे पानी बहुत गहराई पर मिलता था। पुराने गोरखा लाइंस में कुआं 175 फुट गहरा था, जबकि मिस्टर शोर द्वारा कचहरी के पास बनाया गया कुआं 228 फुट गहरा खोदा गया। इसे तब 11,000 रुपए की लागत से बनाया गया था। कुओं की इतनी गहराई होने के कारण इनका प्रयोग खेती बाड़ी के लिए संभव नहीं था और सिर्फ पीने के पानी के लिए ही इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के लिए नहरें और टैंक बनाए गए। 1837 में कैप्टन काउटली को दून भेजा गया, जिन्होंने टॉन्स नदी से एक नहर की योजना बनाई। ये नहर बीजापुर गांव के नीचे से आसन और बिंदाल के बीच के त्रिकोणीय क्षेत्र को सींचने लगी। इसके बाद रानी कर्णावती द्वारा बनाई गई राजपुर नहर को भी बहाल किया गया। इसके अलावा कटा पत्थर, खलंगा और जाखन नहर भी बनाई गई। आज देहरादून अपने स्कूलों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उस दौरान देहरा मिशन से इतर कहीं स्कूल नहीं थे। 1840 के दौरान यहाँ तैनात रहे एक अफसर मेजर यंग, जिनके नाम पर आज भी देहरादून में यंग रोड है, उन्होंने अपने निजी खर्चे से गोरखा लाइंस में एक स्कूल की शुरुआत की थी, लेकिन स्थानीय बच्चों को स्कूल तक लाने में वो सफल नहीं हुए। ऐसे में स्कूल सिर्फ कुछ सैनिकों के बच्चों तक ही सीमित रहा। GRC विलियम्स लिखते हैं, इनमें से एक बच्चा था जो हिंदी पढ़ने में उस्ताद हो गया था और उसकी अब फारसी की पढ़ाई शुरू होनी थी। वो ये कहकर स्कूल छोड़ गया कि मुझे मुसलमानों की भाषा को सीखकर क्या करना है। देहरादून में अमेरिकन मिशन ऑफ लुधियाना की शाखा देहरा मिशन साल 1853 में स्थापित की गई। इसकी शुरुआत मिस्टर वुडसाइड ने गिलबर्ट मैकमास्टर की सहायता से की। गिलबर्ट मैकमास्टर उस समय स्क्रिप्चर रीडर थे और बाद में देहरादून के स्थानीय चर्च के पादरी भी बने। उस समय गिलबर्ट ही दून में ईसाई धर्म का एकमात्र स्थानीय प्रतिनिधि थे। साल 1874 तक देहरादून में स्थानीय ईसाई समुदाय की संख्या 500 से अधिक हो चुकी थी। इसमें चर्च मिशन से जुड़ी हुई एनफील्ड की लगभग 300 लोगों की कृषि कॉलोनी भी शामिल थी। इनमें से करीब 40 लोग मिस्टर वुडसाइड के साथ 1859 में रोहिलखंड से आए थे, जबकि कुछ लोग पहले ही देहरादून में बपतिस्मा ले चुके थे, यानी ईसाई धर्म अपना चुके थे। 1859 में देहरा क्रिश्चियन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की भी स्थापना की गई, जिसका प्रबंधन रेवडी हैरान ने संभाला। स्थानीय ईसाई समुदाय की लड़कियों के लिए एक उच्च स्तरीय स्कूल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। समुदाय में कई शिक्षित पुरुष थे, लेकिन महिलाएं शिक्षित नहीं थी। इसलिए 1 अप्रैल 1859 को 14 छात्राओं के साथ देहरा क्रिश्चियन गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। 1863 तक यहाँ छात्राओं की संख्या बढ़कर 44 हो गई। जनवरी 1869 तक 57 और 1872 तक ये संख्या 100 से अधिक हो गई थी। गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की इमारत का निर्माण 40,000 रुपए से अधिक की लागत से हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भी देहरादून ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे। साल 1867 में यहाँ नगर पालिका की स्थापना हुई, जिसने शहर के विकास को नई दिशा दी। ब्रिटिश हुकूमत के तहत बनी संस्था ने सड़कों, पानी और सफाई जैसी नागरिक सुविधाओं को संगठित किया। हरिद्वार तक रेल लाइन 1886 में पहुंच चुकी थी और उसके विस्तार के बाद जब 1900 में हरिद्वार से रेलवे लाइन यहां तक पहुंची तो देहरादून भी रेल मार्ग से जुड़ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देहरादून ने अलग पहचान बनाई। शहर में सेंट्रल इंटर्नमेंट कैंप बना, जहां जर्मन, ऑस्ट्रियाई और इटालियन सैनिकों को बंदी बनाया जाता। इंटर्नमेंट कैंप के सबसे प्रसिद्ध कैदी हेनरिक हारर थे। 1944 में वो कई कोशिशों के बाद पीटर ऑफ स्नाइटर के साथ भागकर तिब्बत चले गए। वहां वो 14वें दलाई लामा, जो उस वक्त छोटे थे, उनके शिक्षक बने। हारर ने अपने अनुभवों को 7 Years इन तिब्बत और बियॉन्ड 7 Years इन तिब्बत किताबों में लिखा, जिन पर फिर फिल्म भी बनी। कुछ जगह ये भी जिक्र मिलता है कि विश्व युद्ध के समय देहरादून एक जीवंत कस्बा बन गया था। थके हारे एलाइड ट्रूप्स यहाँ मनोरंजन करने आते। शहर में तब कई कैफे, डांस हॉल, बार और नाइट क्लब खुल गए थे और यहाँ एक अलग तरह की नाइट लाइफ शुरू हो गई थी। बहरहाल वापस लौटते हैं एक बार फिर करीब 150 साल पुराने वाले देहरादून में। उस दौर की पंचायत व्यवस्था कैसी थी, इसकी भी मजेदार जानकारी इस किताब से मिलती है। विलियम्स लिखते हैं, ये गौर करने लायक है कि पंचायतें आमतौर पर निचली जाति के लोगों के आपसी झगड़े सुलझाने के लिए लगाई जाती थी। जितनी देर ये पंचायत चलती, उस दौरान पंचों के लिए तंबाकू और अन्य चीजों का खर्चा दोनों पक्ष मिलकर उठाते। पंच जिस पक्ष के खिलाफ फैसला सुनाते, उसका तब तक सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता जब तक वो सजा पूरी न कर ले। उस पर लगाए गए जुर्माने से स्थानीय शराब और मिठाई मंगवाई जाती, जो फिर सभी में बांटी जाती।
घाटी के लोगों का जीवन सरल था, लेकिन घाटी और पहाड़ों में अलग अलग रिवाज देखने को मिलते थे। 1830 तक केवल कालसी में एक महाजन परिवार था। मुस्लिम समुदाय लगभग ना के बराबर था। केवल कुछ लोग कालसी और चक्राता में रहते थे। लोगों की जीवन शैली सरल और कभी कभी बुनियादी नियमों से परे थी। विवाह और जमीन संबंधी कुछ नियम कोड ऑफ कॉमन लॉ में दर्ज थे, जिसे 1848 में मिस्टर ए रॉस के अधीक्षण में तैयार किया गया था। विवाह प्रथाओं में बहुपत्नी व्यवस्था आम थी, जिसमें छोटे भाई अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ साझा जीवन व्यतीत करते थे। महिलाओं को अपने पहले पति का चयन करने की स्वतंत्रता थी और अगर वो असंतुष्ट होती तो दूसरे पति पर पिछले विवाह का खर्च डालना होता था। शादियों के बारे में विलियम्स ये भी दर्ज करते हैं कि घाटी में शादी दहेज देकर की जाती थी, जो अमूमन 10 रुपए से लेकर 500 रुपए तक होता था। इसमें कुछ नगद शामिल होता था और बाकी कपड़े, गहने, फर्नीचर आदि। दूसरी तरफ पहाड़ों में दुल्हा लड़की के पिता को पैसे देकर दुल्हन लाता था। वो एक तरह से दुल्हन को उसके पिता से खरीदता था, जिसके लिए कई बार अच्छी खासी रकम चुकाई जाती थी। गंभीर अपराध उस दौर में पूरी घाटी में कहीं नहीं होते थे। विलियम्स दर्ज करते हैं कि यहाँ ना तो अपराध ज्यादा है और ना ही मुकदमेबाजी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं कि दीवानी मुकदमे में उलझते फिरे। दून घाटी और शिवालिक की पहाड़ियां उस समय जंगली हाथियों, बाघों और अन्य जीवों से भरी थी। बलरामपुर के महाराजा अक्सर यहाँ आकर हाथियों का शिकार और उन्हें पकड़ने का काम करते थे। हाथियों को पकड़ने की विधि बड़ी रोचक थी। सबसे पहले हाथी को बंद गलियारे की तरफ दौड़ाया जाता और फिर फंदा डालकर कैद कर लिया जाता। 1872 में ही बलरामपुर के महाराज ने इस तरीके से 12 हाथी पकड़े थे। इसके लिए 60-70 पालतू हाथियों का इस्तेमाल भी किया जाता था। हाथी पकड़ने का नियम सरकार ने तय कर रखा था। 100 रुपए प्रति हाथी सरकार को दीजिए और हाथी पकड़कर ले जाइए, लेकिन हर 4 हाथी पकड़ने पर एक हाथी सरकार का होगा। यही नहीं, जंगली जानवरों को मारने पर इनाम भी मिलता था। बाघ के लिए 10 रुपए, भालू और तेंदुए के लिए 5 रुपए, लकड़बग्घे के लिए 3 रुपए और तेंदुए के बच्चे के लिए 2 से 8 रुपए तक मिल जाते थे। पहाड़ियों के बारे में GRC विलियम्स लिखते हैं, पहाड़ी लोग चावल और मंडुए के अलावा जौ और मसूर भी खूब खाते थे। शराब, मछली और मांस के शौकीन तो वो थे ही, गाय को छोड़कर वो लगभग हर तरह का मांस खाते थे, फिर चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। ब्राह्मणों के बीच बढ़ते जाने वाली आपसी छुआछूत को दर्ज करते हुए विलियम्स लिखते हैं कि यहाँ मुख्यतः 2 तरह के ब्राह्मण होते हैं, सरोले और गंगाड़ी। सरोले खुद को गंगाड़ियों से ऊपर मानते हैं और उनके हाथ का दिया नहीं खाते। ब्रिटिश शासन काल में देहरादून विज्ञान, सर्वेक्षण, वानिकी और शिक्षा का केंद्र भी बन चुका था। साल 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य की मजबूत बुनियाद रखने के लिए वैज्ञानिक तरीके से नक्शे और सीमाओं की जरूरत महसूस की, तो सर्वे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। धीरे धीरे इसका मुख्यालय देहरादून में बस गया और यहीं से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे बनाए गए, पहाड़ों की ऊंचाई नापी गई और ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जैसे ऐतिहासिक कार्य पूरे हुए। देहरादून इस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का सर्वे और मैपिंग सेंटर बन गया। इस शहर का अफगानिस्तान से जुड़ाव भी है। साल 1839 में अंग्रेजों ने अफगान राजा दोस्त मोहम्मद खान को युद्ध में हराकर गिरफ्तार किया। उन्हें डर था कि अफगानिस्तान में रहते हुए वो जनता को दोबारा उनके खिलाफ भड़का सकते हैं, इसलिए फैसला लिया गया कि उन्हें भारत में नजरबंद किया जाए। चूंकि अंग्रेज चाहते थे कि राजा को वही मौसम मिले जैसा वो अपने देश में पाते थे, इस कारण दोस्त मोहम्मद खान को वो मसूरी में और उनके साथ के दरबारी संबंधियों को देहरादून ले आए। देहरादून और अफगानिस्तान का रिश्ता केवल राजनीतिक इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि खेती और संस्कृति का भी रिश्ता बना। आपने दून के प्रसिद्ध बासमती चावल की खुशबू और स्वाद के किस्से तो अक्सर सुने ही होंगे। ये बासमती भी दोस्त मोहम्मद खान के साथ अफगानिस्तान से भारत आई और देहरादून में पनपी। राजा दोस्त मोहम्मद अपने साथ कुणार चावल के कुछ बीज लेकर आए थे। देहरादून की मिट्टी और जलवायु उन बीजों के लिए बिल्कुल मुफीद साबित हुई और फिर बासमती का इतिहास आगे बढ़ा। इसी तरह लीची और चाय पत्ती भी अफगानिस्तान और चीन से लाकर देहरादून में उगाई गई। 1842 में दोस्त मोहम्मद खान को अफगानिस्तान वापस भेजा गया, लेकिन देहरादून का अफगानिस्तान कनेक्शन यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ साल बाद अफगान और अंग्रेजों का युद्ध फिर हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के राजा और दोस्त मोहम्मद के बेटे याकूब खान को बंदी बना लिया। उसे भी नजरबंदी के लिए देहरादून ही लाया गया। याकूब खान को ईसी रोड पर करणपुर चौकी के पीछे स्थित एस्टेट में रखा गया। बाद में उसने एक छोटा 2 मंजिला महल भी बनवाया, जिसे बाला हिसार कहा गया। याकूब खान के साथ बड़ी संख्या में उसके समर्थक, 3 प्रमुख सरदार, रिश्तेदार और निजी कर्मचारी भी अफगानिस्तान से देहरादून आए। इनमें से कुछ परिवार आज भी डालनवाला में रहते हैं और उनकी पीढ़ियां यहीं मौजूद है।
1890 के दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने वनों और वनस्पतियों के अध्ययन को मजबूत किया। देहरादून का इलाका हरे भरे जंगलों और विविध पेड़ पौधों से भरा था, इसलिए यहाँ पर बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी स्थापित किया गया। इस दौरान देहरादून में शिक्षा के क्षेत्र में कई अन्य काम भी हुए। जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक डाइट्रिच ब्रैंडिस ने 1878 में यहाँ रेंजर कॉलेज में एशिया का पहला फॉरेस्ट्री स्कूल खोला। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल वन विद्यालय कर दिया गया। 1906 में इसे ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस के तहत इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। इसी संस्थान को आज हम FRI यानी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। शहर के सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा रहा देहरादून क्लब का मुख्य भवन 1903 से 4 के बीच कर्नल RH फिलिमोर की देखरेख में बना। इसी तरह इनामुल्ला बिल्डिंग भी उसी समय की एक स्थापत्य धरोहर है। इसका निर्माण साल 1917 में इनामुल्ला शेख ने करवाया। तब ये एक 400 मीटर लंबा गेस्ट हाउस हुआ करता था। उनके नाम पर ही इसे इनामुल्ला बिल्डिंग कहा जाने लगा। 2 मंजिला ये इमारत मूल रूप में किले जैसी डिजाइन वाली थी, लेकिन अब यहाँ पर कई दुकानें बन चुकी है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से बाजार का रूप ले चुकी है। आज़ादी से ठीक पहले भी यहाँ कई महत्वपूर्ण इमारतें बनी। साल 1932 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IME की स्थापना की गई। इसका ऐतिहासिक चैटबोर्ड हॉल और परेड ग्राउंड आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं। साल 1935 में देहरादून को शिक्षा का एक और चर्चित केंद्र मिला, द दून स्कूल। इसी कड़ी में वेलम बॉयज स्कूल का नाम भी जुड़ता है, जो मूलतः ब्रिटिश काल का ब्रेंटवुड एस्टेट था। तो ये थी दून घाटी के बसने की दिलचस्प जानकारी, जिन्हें GRC विलियम्स ने अपनी किताब मेमोयर ऑफ देहरादून में दर्ज किया। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही 12 मासों को सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स का बटन दबाकर या चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर हमें सहयोग करें, ताकि हम लाते रहे पहाड़ से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक 12 मासा।